तो आज हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का फंक्शंस क्या है? ऑल्दो कंटिन्यूअली एक्टिव टू सम डिग्री, फॉर एग्जांपल इन मेंटेनिंग tone of vascular buds, the sympathetic division is responsible for adjusting in response to stressful situations such as trauma, fear, hypoglycemia, cold and exercise। अब देखो, जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वैसे तो ये 24 घंटे काम करते रहते हैं। हाँ, लेकिन कभी कभी ये जब स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है तो उस समय पे ये एडजस्ट भी करते हैं। जैसे कि वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन क्या क्या हो सकती है, जैसे कि ट्रॉमा, फियर, हाइपोग्लाइसीमिया, ठीक है ना, यानी कि ग्लूकोज लेवल कम हो जाना, कोल्ड और एक्सरसाइज। तो इन स्ट्रेसफुल कंडीशन में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो अपने आप को एडजस्ट भी कर लेती है, अपने आप को बढ़ा भी सकती है और कम भी कर सकती है, ठीक है ना। अब ये एक चार्ट है, ये यहाँ पर ये देख लो, जो रेड से लिखा है वो सिंपैथेटिक का काम है और जो ब्लू से लिखा है वो पैरासिम्पैथेटिक का काम है, ठीक है ना। तो ये चार्ट एक बार घर पे देख लेना अच्छे से, ठीक है। जैसे आई का देखो, आई का क्या है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आइरिस, रेडियल मसल, प्यूपिल डायलेट, ये कौन करता है? सिंपैथेटिक, ठीक है। तो यानी कि प्यूपिल को डायलेट करने का काम सिंपैथेटिक का, प्यूपिल को कॉन्ट्रैक्ट करने का काम पैरासिम्पैथेटिक का, ठीक है। इसका ट्रेकिया को डायलेट करने का काम सिंपैथेटिक का, ट्रेकिया को कॉन्ट्रैक्ट करने का काम पैरासिम्पैथेटिक का। एड्रिनल मेड्यूला में एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन का सिक्रीशन का काम सिंपैथेटिक का। किडनी में रेनिन, बीटा 1 इंक्रीज और अल्फा 1 डिक्रीज, इसका काम किडनी का, किडनी में और सिंपैथेटिक एक्शन, ठीक है। उसके बाद यूरेटर और ब्लडर में रिलैक्सेशन ऑफ डेट्रूसर, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ट्रिगन और स्पिंक्टर, ये सब कौन करता है? सिंपैथेटिक। और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डेट्रूसर और रिलैक्सेशन ऑफ ट्रिगन और स्पिंक्टर, ये कौन करता है? पैरासिम्पैथेटिक। जेनिटेलिया मेल में स्टिमुलेशन ऑफ इजैकुलेशन सिंपैथेटिक, स्टिमुलेशन ऑफ इरेक्शन पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है। लेक्राइमल ग्लैंड, स्टिमुलेशन ऑफ टीयर्स, आंसू निकलना, कौन करता है? पैरासिम्पैथेटिक। सैलाइवरी ग्लैंड्स में थिक विस्कस सिक्रेशन, कौन करता है? सिंपैथेटिक। कॉपियस वाटरी सिक्रेशन, कौन करता है? पैरासिम्पैथेटिक। हार्ट में इंक्रीज कॉन्ट्रैक्टिलिटी, कौन करता है? बताओ। सिंपैथेटिक। डिक्रीज रेट, डिक्रीज कॉन्ट्रैक्टिलिटी, ये कौन करता है तुम्हारा? पैरासिम्पैथेटिक। गैस्ट्रोइंटेस्टाइन, तो ये सब देख लेना एक बार, ठीक है ना, ये सब समझ गए ना। अब देखो, तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का एक तो ये काम हो गया, ठीक है। अब इसके काम को थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करो। देखो, सबसे पहला, इफेक्ट ऑफ स्टिमुलेशन ऑफ सिंपैथेटिक डिवीजन। अगर सिंपैथेटिक डिवीजन का में को स्टिमुलेट किया जाए तो क्या क्या इफेक्ट होते हैं? द इफेक्ट ऑफ सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन इज इज एन इंक्रीज इन हार्ट रेट and blood pressure, mobilization of energy stores, and increase in blood flow to skeletal muscles and the heart while diverting flow from the skin and internal organs। समझो, जब हम सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन को इंक्रीज करते हैं, यानी कि हमने सिंपैथेटिक सिस्टम में कोई स्टिमुलस दिया, तो क्या क्या होगा? सबसे पहला, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना, यानी कि दिल की धड़कन तेज हो जाएगी। हमने देखा था ना कि अगर स्ट्रेस, ट्रॉमा, फियर जब भी होगा तो दिल की धड़कन तेज हो जाएगी। ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है ना, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। उसके बाद मोबिलाइजेशन ऑफ एनर्जी स्टोर, ठीक है ना, जो हमने एनर्जी स्टोर कर रखा है वो मोबिलाइज होने लग जाए। मतलब कि जैसे मान लो आपके पीछे कोई कुत्ता दौड़ा दिया, ठीक है, तो उस समय पे क्या हो गया? सिंपैथेटिक डिवीजन एक्टिवेट हो गया, ठीक है ना। अब उसमें आपको डर लग रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि अब इसको सिंपैथेटिक डिवीजन को आपको कुछ काम करवाना पड़ेगा। उसके लिए एनर्जी चाहिए, तो वो एनर्जी कहाँ से लाएगा? जो एनर्जी स्टोर है उसी को वो यूज करेगा, इसीलिए इसको कह दिया मोबिलाइजेशन ऑफ एनर्जी स्टोर। उसके बाद इंक्रीज इन ब्लड फ्लो टू स्केलेटल मसल्स, ठीक है। तो अब जो स्केलेटल मसल्स हैं, ठीक है ना, उसमें भी ब्लड फ्लो को बढ़ाना पड़ेगा।
कि अगर मान लो कोई खतरा है तो उसके लिए आपको फिजिकली भी स्ट्रांग होना पड़ेगा, वहाँ पे आपको लड़ने के लिए ब्लड ज़्यादा चाहिए, ठीक है ना। तो इसीलिए स्केलेटल मसल्स में भी ब्लड का फ्लो बढ़ा देगा। एंड द हार्ट, ठीक है, एंड और हार्ट में भी ब्लड फ्लो को बढ़ा देगा, वाइल डाइवर्टिंग फ्लो फ्रॉम द स्किन एंड इंटरनल ऑर्गन, ठीक है। सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन रिजल्ट इन डायलेशन ऑफ प्यूपिल, ठीक है ना। जो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन से क्या होता है, प्यूपिल्स का डायलेशन हो जाता है, ठीक है ना। जो आंखों की जो पुतलियां हैं वो डायलेट हो जाती है। एंड ब्रोंक्यूल्स, ठीक है ना, जो लंग्स में जो ब्रोंक्यूल्स है उसका भी डायलेशन सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन से ही होता है। इट ऑल्सो रिड्यूसेज GI मोटिलिटी, ये और क्या करता है, GI मोटिलिटी यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टिनल जो मोटिलिटी होता है उसको कम कर देता है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि अगर गैस्ट्रो GI ट्रैक्ट में अगर ज़्यादा मोटिलिटी होगी तो सारा ब्लड वहाँ चला जाएगा, और सारा ब्लड वहाँ चला जाएगा तो हम बाकी और कोई काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए इसको वो कम कर देता है। एंड अफेक्ट द फंक्शन ऑफ ब्लैडर एंड सेक्सुअल ऑर्गन, और जो ब्लैडर और सेक्सुअल ऑर्गन के फंक्शन को भी ये अफेक्ट करता है, समझे। तो सिंपैथेटिक डिवीजन में ये सारे काम होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। ये क्या होता है, देखो, द चेंजेस एक्सपीरियंस्ड बाय द बॉडी ड्यूरिंग इमरजेंसी आर रेफर्ड टू एज द फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। तो जब इमरजेंसी होती है, कोई भी इमरजेंसी होती है, तो उस समय पे जो बॉडी में जो चेंजेस होते हैं, ठीक है ना, उसी को हम फाइट और फ्लाइट, यानी कि या तो लड़ो उससे या भाग जाओ। अगर मान लो तुम्हारे सामने शेर आ जाए तो तुम्हारे पास दो ही ऑप्शन होगा, या तो उस शेर से लड़ो तो इसलिए फाइट, या भाग जाओ वहां से इसलिए फ्लाइट, है ना। तो इस तरह के रिस्पॉन्स को हम फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स कहते हैं। दीज रिएक्शंस आर ट्रिगर्ड both by direct sympathetic activation of effector organs and by stimulation of the adrenal medulla to release epinephrine and lesser amounts of norepinephrine। अब समझे, देखो क्या होता है कि मान लो आपके सामने कोई शेर आया, ठीक है, तो अब आपको डर लगा। अब इसने क्या किया, इसने सिंपैथेटिक एक्टिवेशन को ट्रिगर कर दिया, ठीक है ना। तो जो इफेक्टर ऑर्गन्स हैं उसको वो ट्रिगर कर देगा, और उसके बाद जो एड्रिनल मेडुला है उसको भी वो ट्रिगर कर देगा, इसी से तभी वहां से एपिनेफ्रिन और कुछ अमाउंट में नॉर एपिनेफ्रिन हार्मोन रिलीज होगा। हार्मोन्स रिलीज्ड बाय द एड्रिनल मेडुला डायरेक्टली एंटर द ब्लड स्ट्रीम। अब जो एड्रिनल मेडुला से जो हार्मोन निकले हैं वो सीधा का सीधा ब्लड स्ट्रीम में जाके रिलीज हो जाएगा। एंड प्रमोट रिस्पॉन्सेज इन इफेक्टर ऑर्गन्स दैट कंटेन एड्रिनर्जिक रिसेप्टर, ठीक है। अब क्या होगा कि एड्रिनल मेडुला से हार्मोन रिलीज हुआ और वो ब्लड स्ट्रीम में गया, और उसके बाद फिर जो इफेक्टर ऑर्गन्स, ठीक है, इफेक्टर ऑर्गन जिसमें कि एड्रिनर्जिक रिसेप्टर लगे हुए, उनके रिस्पॉन्स को ये प्रमोट करेगा। द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम टेंड्स टू फंक्शन एज ए यूनिट एंड ऑफन डिस्चार्ज एज ए कंप्लीट सिस्टम। जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो एक यूनिट की तरह काम करते हैं, ठीक है, और एक कंप्लीट सिस्टम की तरह काम करते हैं, यानी कि सारे जो ऑर्गन्स हैं वो आपस में एक साथ मिल के काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ड्यूरिंग सीवियर एक्सरसाइज और इन रिएक्शंस टू फियर, है ना, जब हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे होते हैं या कभी डर लगता है तो उस समय पे ये सारे जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जो फंक्शंस होते हैं वो सारे एक साथ काम करते हैं। दिस सिस्टम विद इट्स डिफ्यूज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर is involved in a wide array of physiologic activity. Although it is not essential for survival, it is essential in preparing the body to handle uncertain situations and expected stimuli, है ना। अब ये देखो, अभी सर्वाइवल के लिए एसेंशियल तो नहीं है, लेकिन ये आपकी बॉडी को प्रिपेयर करते हैं किसी अनसर्टेन सिचुएशंस और अनएक्सपेक्टेड स्टिमुली को हैंडल करने के लिए, ठीक है। तो ये सारा था तुम्हारा क्या, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम। अब हम देखते हैं फंक्शंस ऑफ द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम क्या होता है। द पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन इज इन्वॉल्व्ड विद मेंटेनिंग होमियोस्टेसिस विद इन द बॉडी। पैरासिम्पैथेटिक का डिवीजन का काम क्या है कि वो बॉडी के अंदर होमियोस्टेसिस मेंटेन रखते हैं, ठीक है। इट इज रिक्वायर्ड फॉर लाइफ, ठीक है ना। ये होमियोस्टेसिस मतलब कि बॉडी का जो नेचुरल बैलेंस है, ठीक है ना, उसको मेंटेन करने के लिए पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन
हेल्प करता है, ठीक है ना। ये लाइफ के लिए बहुत जरूरी होता है, सिंस इट मेंटेन्स एसेंशियल बॉडीली फंक्शन, ठीक है। ये जितने भी बॉडी में एसेंशियल बॉडीली फंक्शंस होते हैं वो सारे यही मेंटेन करता है, जैसे कि डाइजेशन और एलिमिनेशन। द पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन यूजुअली एक्ट टू अपोज और बैलेंस द एक्शन ऑफ सिंपैथेटिक डिवीजन एंड जनरली प्रीडोमिनेट द सिंपैथेटिक सिस्टम इन रेस्ट एंड डाइजेस्ट सिचुएशन, ठीक है ना। जो पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन है वो क्या करता है, वो जनरली सिंपैथेटिक डिवीजन का जो काम होता है उसके जस्ट उल्टा या उसको बैलेंस करने के लिए काम करता है, समझे। अनलाइक द सिंपैथेटिक सिस्टम, द पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम नेवर डिस्चार्ज एज ए कंप्लीट सिस्टम, ठीक है ना। सिस्टम जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है वो कंप्लीट सिस्टम की तरह काम नहीं करता। इफ इट डिड इट वुड प्रोड्यूस मासिव अनडिजायरेबल अनप्लेजेंट सिम्टम्स सच एज इनवॉलंटरी यूरिनेशन, डिफिकेशन। इंस्टेड पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स इनर्वेटिंग specific organs such as gut, heart or eyes are activated separately and the systems affect these organs individually, ठीक है। आया समझ में। इसका रोल ऑफ द सीएनएस इन द कंट्रोल ऑफ ऑटोनॉमिक फंक्शन। अब सीएनएस का काम क्या है ऑटोनॉमिक फंक्शन को कंट्रोल करने में। ऑल्दो द एएनएस इज ए मोटर सिस्टम, देखो एएनएस क्या है, एक मोटर सिस्टम है। इट डज रिक्वायर सेंसरी इनपुट फ्रॉम पेरिफेरल स्ट्रक्चर्स टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन द करंट स्टेट ऑफ द बॉडी, ठीक है ना। तो एएनएस क्या है, एक मोटर सिस्टम है, लेकिन इसको भी सेंसरी इनपुट की जरूरत पड़ती है पेरिफेरल स्ट्रक्चर्स से, ठीक है ना, जिससे कि हमें बॉडी का करंट स्टेट पता चल सके। दिस फीडबैक इज प्रोवाइडेड बाय स्ट्रीम्स ऑफ एफरेंट इम्पल्सेस ओरिजिनेटिंग इन द विसेरा एंड अदर ऑटोनॉमिकली इनर्वेटेड स्ट्रक्चर दैट ट्रैवल, ठीक है, और कुछ नहीं है इसमें। रिफ्लेक्स आर्क तो पता ही होगा आपको, ठीक है ना। जिस जिस पाथवे से तुम्हारा क्या बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन होता है उसी को हम रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं, ठीक है ना। इमोशन और एएनएस स्टिमुली दैट इवोक स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स सच एज रेज, ठीक है ना। तो ये भी जो इमोशंस होते हैं वो भी एएनएस ही कंट्रोल करता है, ठीक है ना। एएनएस के द्वारा ही इमोशंस और वो सब कंट्रोल किए जाते हैं। बाकी और इसमें कुछ है नहीं। ये हमें आरआरबी के लिए पढ़ना तो इतना इतना डिटेल में नहीं पढ़ना। ठीक है? अब सेल्स के बीच में केमिकल सिग्नलिंग कैसे होती है वो देखो। न्यूरो ट्रांसमिशन इन द एएनएस इज एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल सिग्नलिंग बिटवीन सेल्स। तो एएनएस में यानी कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में जो न्यूरो ट्रांसमिशन होता है वो केमिकल सिग्नलिंग का एक एग्जाम्पल है। In addition to neurotransmission, other types of chemical signaling include the secretion of hormones and the release of local mediators, है ना। तो न्यूरोट्रांसमिशन के अलावा भी दूसरे टाइप के केमिकल सिग्नलिंग होते हैं जिसमें कि हॉर्मोन्स का सिक्रीट होना और रिलीज ऑफ लोकल मीडिएटर्स भी इंक्लूड है, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखते हैं हार्मोन। स्पेशलाइज्ड एंडोक्राइन सेल सीक्रेट हार्मोन्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम। क्या होता है, जो स्पेशलाइज्ड एंडोक्राइन सेल्स होते हैं वो ब्लड स्ट्रीम में हार्मोन सीक्रेट हार्मोन्स रिलीज करते हैं, वेयर दे ट्रैवल थ्रू आउट द बॉडी। और ये हार्मोन जो है पूरी बॉडी में ट्रैवल करते हैं ब्लड के थ्रू, एक्सर्टिंग इफेक्ट्स ऑन ब्रॉडली डिस्ट्रीब्यूटेड टारगेट सेल्स। और जहां पर ये जो टारगेट सेल्स होते हैं वहां पर जाकर ये अपना इफेक्ट शो करते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से एक तो पहला तरीका ये हो गया। उसके बाद लोकल मीडिएटर्स, ये क्या होता है, मोस्ट सेल्स सीक्रेट केमिकल्स दैट एक्ट लोकली ऑन सेल्स इन द इंटरमीडिएट एनवायरनमेंट, ठीक है। तो अब ज़्यादातर जो सेल्स होते हैं वो केमिकल्स रिलीज करते हैं, ठीक है ना। उनको उनको मतलब बहुत ज़्यादा कोई दूर तक काम नहीं करवाना होता, तो सिर्फ लोकली उनको काम करवाना होता है। उसके लिए वो केमिकल्स सिक्रीट करते हैं जो उनके आसपास के एनवायरनमेंट में, बिकॉज दीज केमिकल सिग्नल्स आर रैपिडली डिस्ट्रॉयड और रिमूव, ठीक है ना। अब ये जो केमिकल सिग्नल्स होते हैं ये बहुत जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और रिमूव कर दिए जाते हैं। दे डू नॉट एंटर द ब्लड एंड आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बॉडी। और ये जो केमिकल सिग्नल्स होते हैं ये ब्लड में एंटर नहीं करते और ये पूरी बॉडी में भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते हैं। हिस्टामिन और प्रोस्टाग्लैंडिन्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ लोकल मीडिएटर्स। अब ये एग्जाम्पल याद रखना, हिस्टामिन और प्रोस्टाग्लैंडिन्स ये क्या है, लोकल मीडिएटर्स के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। उसके बाद आता है न्यूरो ट्रांसमीटर, ये भी एक तरीका है। कम्युनिकेशन बिटवीन नर्व सेल्स एंड
इफेक्टर ऑर्गन occurs through release of specific chemical signals, neurotransmitter from nerve terminal, है ना। तो नर्व सेल्स के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है और नर्व सेल और इफेक्टर ऑर्गन इनके बीच में जो कम्युनिकेशन होता है वो किसी स्पेसिफिक केमिकल सिग्नल्स यानी कि न्यूरो ट्रांसमीटर्स के द्वारा होता है। द रिलीज इज ट्रिगर्ड बाय अराइवल ऑफ द एक्शन पोटेंशियल एट द नर्व एंडिंग लीडिंग टू डीपोलराइजेशन, ठीक है ना। तो क्या होता है, द रिलीज इज ट्रिगर्ड बाय अराइवल ऑफ एक्शन पोटेंशियल एट द, किसी नर्व एंडिंग पर अगर कोई एक्शन पोटेंशियल आता है तब ये ट्रिगर हो जाता है, लीडिंग टू डीपोलराइजेशन, और इसी की वजह से डीपोलराइजेशन हो जाता है, ठीक है ना। तो एन इंक्रीज इन इंट्रासेलुलर कैल्शियम आयन इनिशिएट फ्यूजन ऑफ साइनेप्टिक वेसिकल्स एंड द प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन एंड रिलीज ऑफ देयर कंटेंट, ठीक है ना। तो क्या होता है इसमें इंट्रासेलुलर जो कैल्शियम आयंस है तो वो जब बढ़ जाता है तो साइनेप्टिक वेसिकल्स का फ्यूजन हो जाता है, जो प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है और साइनेप्टिक वेसिकल्स है उनका फ्यूजन हो जाता है और उसके बाद फिर उनके कंटेंट बाहर आ जाते हैं। द न्यूरोट्रांसमीटर रैपिडली डिफ्यूज अक्रॉस द साइनेप्टिक क्लेफ्ट, जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं वो साइनेप्टिक क्लेफ्ट या साइनेप्टिक स्पेस जो है, साइनेप्स जो है वहां पर रैपिडली डिफ्यूज हो जाते हैं बिटवीन न्यूरॉन्स एंड कंबाइन विद स्पेसिफिक रिसेप्टर्स ऑफ द पोस्ट साइनेप्टिक टारगेट सेल, ठीक है ना। तो एक न्यूरॉन से निकलता है, दूसरे न्यूरॉन्स में जो टारगेट सेल होता है वहां पर जाकर ये जुड़ जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स। ये क्या होता है, ऑल न्यूरोट्रांसमीटर एंड मोस्ट हार्मोन्स आर एंड लोकल मीडिएटर्स आर ट्रू हाइड्रोफिलिक टू पेनिट्रेट द लिपिड बाइलेयर्स ऑफ द टारगेट सेल में। तो देखो जितने भी न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, जितने भी मोस्ट ज़्यादातर जो हार्मोन्स हैं और जो लोकल मीडिएटर्स हैं ये सारे हाइड्रोफिलिक होते हैं, ठीक है। इसीलिए वो आसानी से लिपिड बाइलेयर में पेनिट्रेट नहीं कर पाते हैं। Instead, their signal is mediated by binding to specific receptors on the cell surface to target organs, ठीक है। तो बजाय इसके ये क्या करते हैं, जो टारगेट के ऊपर, टारगेट के जो सेल सरफेस है उसके ऊपर जो स्पेसिफिक रिसेप्टर्स हैं वहां पर जाकर ये मीडिएट हो जाते हैं, मतलब कि बाइंड हो जाते हैं और ये वहां पर जाकर फिर वो सिग्नल्स को इनिशिएट कर देते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर, ठीक है ना। कितने टाइप के न्यूरो ट्रांसमीटर होते हैं, ऑल द over 50 signal molecules in the nervous system have been identified. Norepinephrine, acetylcholine, dopamine, serotonin, histamine, glutamate and gamma aminobutyric acid are most commonly involved in the action of therapeutically useful drug, है ना। वैसे तो नर्वस सिस्टम में 50 से ज़्यादा सिग्नल मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट जो है जो कि ड्रग थेराप्यूटिक्स में यूज किए जाते हैं, जैसे कि नॉरएपिनेफ्रिन, एसिटाइलकोलिन, डोपामीन, सेरोटोनिन, हिस्टामिन, ग्लूटामेट एंड गामा अमीनोब्यूटारिक एसिड, ये सारे जो है क्या है, सिग्नल मॉलिक्यूल्स हैं या न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं। ईच ऑफ दीज केमिकल सिग्नल्स बाइंड टू अ स्पेसिफिक फैमिली ऑफ रिसेप्टर, है ना। हर एक जो केमिकल सिग्नल्स हैं वो किसी स्पेसिफिक फैमिली ऑफ रिसेप्टर के साथ बाइंड होते हैं। एसिटाइलकोलिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन आर द प्राइमरी केमिकल सिग्नल्स इन द एएनएस, ठीक है। एसिटाइलकोलिन और जो नॉरएपिनेफ्रिन है ये एएनएस में प्राइमरी केमिकल सिग्नल्स है, वेयर एज ए वाइड वैरायटी ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स फंक्शंस इन द सीएनएस। सीएनएस में और ज्यादा टाइप के न्यूरोट्रांसमीटर काम करते हैं, ठीक है ना। उसका एसिटाइलकोलिन क्या होता है, देखो acetylcholine, the autonomic nerve fibers can be divided into two groups based on the type of neurotransmitter released. If transmitted is mediated by acetylcholine, अब देखो समझे, यहाँ पे जो ऑटोनॉमिक नर्व फाइबर्स हैं, ठीक है, उसको हम दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, किस बेसिस पे, कि वो किस तरह का न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज कर रहे हैं, समझे। इफ ट्रांसमिशन इज मीडिएटेड बाय एसिटाइलकोलिन, अगर
जो ट्रांसमिशन है वो एसिटाइल कोलिन के द्वारा हो रहा है, तो उस न्यूरॉन को हम बोलेंगे कोलिनर्जिक। ठीक है। एसिटाइल कोलिन mediates the transmission of nerve impulses across autonomic ganglia in both the sympathetic and parasympathetic nervous system. It is the neurotransmitter at the adrenal medulla. Transmission from the autonomic postganglionic nerves to the effector organs is the parasympathetic system. है ना, और कुछ नहीं है इसमें। कोलिनर्जिक क्या होता है बस वही ध्यान रखना। उसका एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन। व्हेन नॉर एपिनेफ्रिन इज द न्यूरोट्रांसमीटर द फाइबर इज टर्म्ड एड्रिनर्जिक। समझो, अगर उस अगर एसिटाइल कोलिन होता है तो कोलिनर्जिक, ठीक है। नॉर एपिनेफ्रिन होता है तो एड्रिनर्जिक। द सिंपैथेटिक सिस्टम नॉर एपिनेफ्रिन मीडिएट द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स फ्रॉम ऑटोनॉमिक, और इसमें ये भी सब एड्रिनल मेडुला से निकलता है सब, ठीक है। तो ये भी हो गया। ये लो, ये चैप्टर तो खत्म हो गया, ठीक है ना। तो इस चैप्टर में हमने खाली स्ट्रक्चर देखा कि एएनएस का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके अभी हमने ड्रग्स के बारे में नहीं पढ़ा, ठीक है ना। ड्रग्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे बाद में, ये चैप्टर आज खत्म कर देंगे। सिग्नल ट्रांसडक्शन इन द इफेक्टर सेल, द बाइंडिंग ऑफ केमिकल सिग्नल टू रिसेप्टर एक्टिवेट एंजाइमेटिक प्रोसेस विद इन द सेल मेम्ब्रेन दैट अल्टीमेटली रिजल्ट इन, इसमें और कुछ नहीं है। तो अगर हमें आरआरबी के लिए पढ़ना तो सिलेबस भी जल्दी कंप्लीट, तो आज का ये सिलेबस खत्म हो गया। चलो, ठीक है ना, तो अगली क्लास में फिर मिलते हैं।